इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसमें देखो, वीडियो लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया टॉपिक। एल और आर सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये वोल्टेज है। एल पे वोल्टेज वी एल है, आर पे वी आर है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज V = √VR² + VL², ये पढ़ा है हमने। इम्पीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा है। एवरेज पावर ये होता है। इम्पीडेंस ट्रायंगल है। IRMS यहाँ पर जो होगा V/Z होगा, क्योंकि इन दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो Z है। तो इसको ध्यान में रख के फिर एक क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा है। अ 12 ओम रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.05 Henry आर कनेक्टेड इन सीरीज। Across the ends of the circuit is connected a 130 volt AC supply of 50 Hz. Calculate the current in the circuit और फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फेज डिफरेंस यही होता है फाई। ये करंट, वो जो फेज़र बनाया था ना मैंने पिछले इसमें, ये है, ये वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये हो गया करंट। ये फेज डिफरेंस फाई हो गया। तो ये फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो देखो ये दिया हुआ 12 ओम का रेजिस्टेंस है, जो गिवन लिखते जाओ। R = 12 ओम। L दिया हुआ, एक्सएल नहीं L है, 0.05/π हेनरी। तो इससे एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल हो गया 2 पाई, न्यू कितना है 50 है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू L 0.05/π। मतलब एक्सेल तो हमें निकालना ही है। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और ये कितना आएगा, एक्सेल की वैल्यू आएगी 5 ओम। और यहाँ पर 130 वोल्ट का सप्लाई है यहाँ पे। यहाँ वीडियो पॉज करके फॉर्मूले को एक बार नोट कर लो एक बार, क्योंकि ये जगह मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो रेजिस्टेंस R इसका हो गया 12 ओम, और इसका हो गया 5 ओम। अब जैसे क्वेश्चन है, अब कह रहे हैं कि 130 वोल्ट AC सप्लाई है। इस 130 वोल्ट के आगे कुछ लिखा हुआ है, RMS वोल्टेज, पीक वोल्टेज, कुछ नहीं लिखा है ना। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, तो उसको हम RMS मानते हैं। और ये बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम 130 वोल्ट की 130 वोल्ट AC लिखा है, तो 130 वोल्ट की एक बैटरी बना लेते हैं। फिर इन दोनों का मिलाकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, उसको इम्पीडेंस बना दिया। तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बना सकते हैं। डायग्राम को ऐसे बना लिया, Z और 130 वोल्ट की बैटरी। शो नहीं करना है इसको, पेपर में शो नहीं करना है। 130 वोल्ट, और जो करंट है IRMS। तो ये इन्होंने बोला है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। जब करंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो RMS करंट ही होता है। तो बिल्कुल ओम्स लॉ लगाना है। IRMS = VRMS/Z। अब देखो Z कैसे निकलेगा, एक्सएल 5 है, R है, Z ही इम्पीडेंस ट्रायंगल लगा के पहले Z निकाल लो। Z = √R² + XL²। तो ये कर लेना, तो ये आंसर आएगा Z = 13 ओम। तो VRMS हो गया 130 वोल्ट और Z हो गया 13। तो RMS करंट हो गया 10 एम्पियर। 10 एम्पियर करंट हो गया। फिर पूछा है कि व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये फाई निकालना है, कैसे भी कर लो। अगर हम 10 फाई के तरीके से निकालते हैं तो 10 फाई = XL/R करके हो जाएगा। 10 फाई कर लो, XL/R, ठीक है। 10 फाई XL/R, वहाँ से फाई आ जाएगा। ये डिग्री में है, कोई बात नहीं, 10 फाई निकाल दो, उससे ही हो जाएगा। या cos फाई कर लो R/Z, साइन फाई कर लो, कैसे भी करके निकल जाएगा। ये इस तरह से हो गया। तो करंट आ गया। तो कुछ नहीं करना है इसमें। ये जो AC सोर्स है वो 130 वोल्ट की बैटरी बना दिया। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Z हो गया। इम्पीडेंस बोलेंगे इसका XL, इसका R, तो मिला के हो गया Z। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर दो हैं, LR है, CR है, तो फिर हम टोटल रेजिस्टेंस Z बोलते हैं, और वही ओम्स लॉ लगाते हैं। IRMS VRMS/Z। 10 एम्पियर हो गया। पूछा तो नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई इम्पीडेंस कितना है, तो 13 ओम हो गया। अगर बोले भाई L पे कितना वोल्टेज है, L पे वोल्टेज, तो L पे वोल्टेज हो गया RMS वोल्टेज या पीक वोल्टेज। मतलब RMS वोल्टेज निकालना है तो RMS करंट लेना पड़ेगा। RMS कितना है 10, XL कितना है, XL है 5, तो कितना हो गया 50 वोल्ट।
तो 50 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 50 वोल्ट हो गया। यहाँ कितना होगा आर पे वोल्टेज, आर पे वोल्टेज वी आर इक्वल टू आई, करंट कितना आर एम एस करंट 10, और वो कितना हो गया आर हो गया 12, 120 वोल्ट। तो यहाँ पे 120 वोल्ट और यहाँ पे हो गया 50 वोल्ट। तो इसका ये मतलब नहीं कि 120 और 50 मिल के 170 हो जाएंगे, नहीं। अगर हम टोटल वोल्टेज यहाँ पे निकालना है तो वो 130 ही होगा, √120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। फिर बोला कि एवरेज पावर निकालो। एवरेज पावर क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस कितना 130, आई आर एम एस है 10, कॉस फाई निकाल लेना आर बाई जेड करके। या एवरेज पावर का हमेशा एक फार्मूला होता है, उसका क्या होता है, ये आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर करके भी निकाल सकते हैं, ये एवरेज पावर हो गया। सो ये पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो नहीं पूछा था वो भी मैंने बता दिया, तो ऐसे करके करना है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। If the same inductor is connected to 100 volt AC source, the current reduces to 0.5 ampere. Why is the current reduced in the latter case? Calculate the value of the reactance of the inductor. अब सबसे पहले देखो, इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर दो तरह के होते हैं, आइडियल, नॉन आइडियल। आइडियल इंडक्टर वो होता है जिसमें सिर्फ L होता है, R नहीं होता है। आइडियल इंडक्टर जो होता है ना, मोटे कॉपर वायर का बना होता है। तो ये जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस भी तो होता है आर। अगर आइडियल इंडक्टर है तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, इन वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो नहीं होगा। आइडियल इंडक्टर में सिर्फ एक्सेल होता है, और नॉन आइडियल इंडक्टर में एक्सेल तो होगा ही, और इन वायर्स का ओमिक रेजिस्टेंस आर भी होता है। तो अगर इसे इंडक्टर के बारे में कुछ बोला नहीं है तो नॉन आइडियल ही मानते हैं, एल और आर दोनों लेना है। अब यहाँ पे डीसी बोला है, डीसी के बारे में एक बात ध्यान रखो, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, तो डीसी में ओमेगा 0 है, एक्सएल 0 होगा। तो अगर हम किसी इंडक्टर पे डीसी वोल्टेज लगाते हैं तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंडक्टर मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा, सिर्फ उसका ओमिक रेजिस्टेंस होगा, आर होगा। समझ गए ना, ये एक्सएल नहीं होगा। लेकिन जब एसी लगाएंगे तो एक्सएल भी होगा, आर भी होगा। तो जब हम 100 वोल्ट डीसी लगाते हैं तो इंडक्टर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो नहीं होगा, सिर्फ आर होगा, ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, जिस तार का बना हुआ है इंडक्टर, उस तार का एक ओमिक रेजिस्टेंस आर होता है। और जब एसी लगाएंगे, 100 वोल्ट एसी लगाएंगे, तो क्या होगा कि इसका भी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा डीसी एसी के केस में, इसलिए करंट कम हो गया। तो ये पहले पार्ट का आंसर तो हो गया कि एसी वोल्टेज पे जो इम्पीडेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और डीसी वोल्टेज पे इसका नहीं होता, रेजिस्टेंस मतलब इसका नहीं होता है, सिर्फ इसका होता है। फिर बोला कि रिएक्टेंस बताओ, मतलब एक्सएल निकालना है। 100 वोल्ट डीसी का मतलब बैटरी, 100 वोल्ट एसी का मतलब एसी जनरेटर। ठीक है, डीसी में इसका कोई रोल नहीं है, एक्सएल नहीं होगा, सिर्फ आर होगा। तो यहाँ पे करंट आई हमें दिया हुआ है कितना, 1 एम्पियर, और सिर्फ आर का रोल है। एक्सएल यहाँ पे 0 है क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो बस वही ओम्स लॉ लगा लो, ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर, सिर्फ आर आएगा। वी हो गया 100 और आर हमें निकालना है, आई की वैल्यू 1 हो गई, आर इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, और इस 100 ओम को यहाँ पे अप्लाई करना है। और जब 100 वोल्ट हम वो लगाएंगे, एसी लगाएंगे, तो करंट कितना, 0.5 एम्पियर। मैंने कहा हुआ है ना कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को ना थोड़ा और सिंप्लीफाई तरीके से लिखो, इन दोनों का मिला के Z बना दो, और फिर 100 वोल्ट की एक बैटरी जैसे बना दो। 100 वोल्ट एसी मतलब वही RMS वोल्टेज है। हालांकि ये सही बात नहीं है, ठीक है ना, ये है एसी वोल्टेज, लेकिन ऐसे लिख रहे हैं RMS वोल्टेज 100 वोल्ट, और ये हो गया 0.5 एम्पियर करंट। तो अब कितना होगा, 0.5 करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में Z इक्वल टू कितना हो गया, 200 ओम। Z आ गया, R आ गया। तो अब हमें L निकालना है ना, रिएक्टेंस निकाला सॉरी, तो Z इक्वल टू √R² प्लस XL स्क्वायर। Z की वैल्यू 200, यहाँ 200 पुट करेंगे, R की वैल्यू 100 यहाँ पुट करेंगे, XL आ जाएगा। चेक कर लेना, ऐसे करना है।
तो मैं तुम्हें और कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, इनको प्रैक्टिस करो, देखो जो नहीं होता है क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस है, ये एक बार ये क्वेश्चंस है, देखो पॉज कर लेना वीडियो, यहाँ पे 1-2 करा दिए मैंने। ये क्वेश्चंस है, वीडियो पॉज करके देख लेना 37 से लेकर 45 तक, ठीक है, इनको कर लो और जो डाउट्स है उसको डिस्कस करते हैं क्लास में।